बोलते हैं कि किसी भी ब्लॉक केमिस्ट्री को सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे साइज आ गया, डेल एच ई जी आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, कोई कलर आ गया, हार्डनेस सॉफ्टनेस आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें इधर आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में भी जो हम लोग बहुत समय से बोलते आए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई ए चीज बी चीज के साथ रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहा है, तो ये बेसिकली ए और बी का केमिकल प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। या फिर ये इसको तुम लोग ए का सेपरेट केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो, जो कि तुम लोग इस हेडर के अंदर पढ़ते अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता है, रिएक्शन ऑफ ए विथ बी, ठीक है। जैसे रिएक्शन ऑफ सपोज से CH3COH विथ वाटर, ठीक है। अगर बी को वाटर कर ले तो ये कॉमन एक नाम के अंदर आ जाता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी चीज का कोई केमिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल रिएक्शन का सेम मतलब होता है, ठीक है। अगर वो कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा तभी उससे हम लोग उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा चीज आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब जो वो बना रहा है, ठीक है। तो डीएफ ब्लॉक में सिर्फ हम लोग के पास दो ही कंपाउंड देखने को मिलते हैं, एक KMnO4 और एक K2Cr2O7, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा आवाज आने में लैग हो या फिर लगे स्क्रीन वगैरह फंस गया है, तो फिर तुम लोग हमको बता सकते हो, क्योंकि हमको लग रहा है कि मेरा लैपटॉप कुछ ज्यादा ही ओवर हीट कर रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि स्क्रीन कभी फ्रीज कर जाए, तो बता देना, ठीक है। व्हाट्सएप भी खोल के रखें। अब आगे चलते हैं। तो डी ब्लॉक में हम लोग के पास सिर्फ दो कंपाउंड है जो पढ़ने के लिए होते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। इन दोनों को मतलब अगर हमको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के जाना हो एग्जाम से तुरंत पहले और डी ब्लॉक में, तो हमको KMnO4 और K2Cr2O7 का सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ के जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग के पास है कोई भी, जैसे डी ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में हम लोग के पास 3 सीरीज रहता है, एक 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज का क्या मतलब, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्ड शेल के डी ऑर्बिटल में जाए, 4D का मतलब फोर्थ शेल के डी ऑर्बिटल में, 5D का मतलब फिफ्थ शेल के डी ऑर्बिटल में जाए, ठीक है। और इसमें से हम लोग के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है 3D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज में क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर से, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा 3D सीरीज है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ज्यादा इजी होता है। क्यों इतना ज्यादा इजी होता है, तुम क्योंकि उसका बस एटॉमिक नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे 25 है, तो इसको तुम आराम से लिख सकते हो 4s2 3d5, ठीक है। ये इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। मतलब जितना भी इसका लास्ट नंबर है ये बेसिकली डी के इलेक्ट्रॉन्स में चला जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होता है, जैसे बस क्रोमियम, क्रोमियम में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, और कॉपर उसमें भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का अंतर है, लेकिन उसको फिगर आउट करना ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी में तुम लोग देखे होगे कभी क्लास में या फिर इन जनरल भी कोई टीचर भी अगर जैसे उन लोगों को जैसे सुनाई देता है कि एटॉमिक नंबर 27 है, तुरंत उसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन बोल देता है कि ये 4s2 3d7 है, ठीक है। क्योंकि एक तरीके का पैटर्न है, ठीक है। मोस्ट probably तुम लोग इसको ऑलरेडी नोटिस कर चुके होगे, लेकिन इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे तो ज्यादा काम नहीं आता ये जो फैक्ट बताया, लेकिन ये वाला फैक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत काम आता है। जब तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होते हो तब बहुत ज्यादा हेल्पफुल पड़ता है कि तुमको तुरंत एकदम पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वैलेंशियल कौन सा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट तुरंत कर पाते, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़े थे कि हम लोग के पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। मतलब अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब, तो इसका ये मतलब कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे
ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है ये स्टेबल रह सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो उसमें अगर हम लोग सिर्फ एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स में उसका सिर्फ एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, +1, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो उसका सिर्फ एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, +2, ठीक है। तो इस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही स्टेबल रहते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल रहते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही स्टेबल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट को जो तुम लोग के सामने लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग को इसको सिर्फ 3D सीरीज के लिए पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ 3D सीरीज के लिए क्यों पढ़ना है? क्योंकि 3D सीरीज ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ 3D सीरीज के बारे में दिया हुआ है, सो इसलिए सिर्फ 3D सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट बस देना। अच्छा, तुम लोग को मेरा आवाज तो आ रहा है ना? यस। अच्छा, ठीक है, सुनते जाओ फिर। तो 3D सीरीज में सॉरी, सिर्फ 3D सीरीज के लिए हम लोग को ये पढ़ना होता है। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखने का 3 रूल होता है, ठीक है। पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये सभी का स्टेबल होता है, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का स्टेबल होता है एक्सेप्ट स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो ग्रुप नंबर होती है दैट इज इक्वल टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट टिल ग्रुप नंबर 7, ठीक है। तो इसको बस इजी भाषा में अगर कहें तो ग्रुप नंबर 3 से 7 तक जो उसकी ग्रुप नंबर है वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जैसे स्कैंडियम के लिए ग्रुप नंबर 3 है तो +3 उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। टाइटेनियम के लिए +4 हाईएस्ट है, वनेडियम के लिए +5, क्रोमियम के लिए +6 और मैग्नीशियम के लिए +7 उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। एक मिनट रुकना, बस कुछ मैसेज आएगा, ठीक है। तो इसकी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट इन तीनों के लिए भी स्टेबल रहता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर हम इसको रिकैप्चुलेट तुम लोग कराना चाहें तो तुमको ऐसे ही बताएंगे कि अगर हम लोग के पास जैसे पूरा का पूरा ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो ग्रुप नंबर है इसके ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हम यहाँ पे ये लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि हम सीधे सीधे उन 3 रूल्स को याद करेंगे। कौन से 3 रूल्स? कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबके लिए स्टेबल होता है, तो लिख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट स्कैंडियम, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसका एम्फेसिस तुम लोगों को नहीं बता सकते कि स्कैंडियम के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से लिखता है कि फॉर ऑल अदर 3D एलिमेंट्स इट्स ऑक्साइड्स आर स्टेबल बट नॉट फॉर स्कैंडियम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर जो, अगर इसको इन सारे मेटल्स को जनरल डिनोमिनेशन m से रिप्रेजेंट करें तो हर किसी m के लिए एक MO मतलब मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है इन नेचर
एक्सेप्ट स्कैंडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्कैंडियम कभी भी +2 में अपना कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकता। ठीक है, इसीलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, और ये काफी फैक्चुअल बात है, लेकिन ये इस तरीके से लिखा भी हुआ है और इसको मेंस एडवांस बहुत बार बहुत जगह पूछा गया। ठीक है, तो ऑल्दो ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 में क्या किया जाए? तो रूल नंबर 2 में हम लोग ये कर सकते हैं, कहते हैं कि जो हमारे ग्रुप नंबर है वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है टिल मैग्नीशियम। ठीक है, तो ग्रुप नंबर क्या है? तो याद करो, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम ये आता था। ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर 1 होता था, इसका 2 होता था, तो इसका 3 होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? +3। ठीक है, तो इसकी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ये क्या है? +4, ये +5, +6, +7, +8। +8 तो जाएगा नहीं क्योंकि मैग्नीज तक ही होता है। ठीक है, अब तीसरा रूल कि क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो इन 3 रूल से ही तुम क्या कर सकते हो, जितने भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरे 3D सीरीज के लिए, पूरे डी ब्लॉक के लिए, तुम उसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब अगर तुम लोग यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी खोलोगे और जहाँ पे भी ये टेबल बना हुआ है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसको जाकर के देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा कि टाइटेनियम के अंदर और भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे पड़े हैं। ठीक है, वेनेडियम के अंदर और भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे पड़े हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हर के अंदर भी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हुए हैं, और तुम लोग फिर बोलोगे कि यार क्लास में फिर गलत बताया गया। ठीक है, तो क्लास में तुमको गलत नहीं बताया गया, तुम वहां पे उसके नीचे एक स्टार मार के एक लाइन लिखी होगी, उसको देखना। ठीक है, तो वो लिखता है कि ऑल दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल बट ओनली द बोल्डेड वंस आर स्टेबल। ठीक है, और तुम जैसे ही उन बोल्ड वालों को देखोगे तब तुमको ये वाला दिखाई दे देगा, ये जो हम अभी बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बोल्ड वालों को ही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और किसी की बात नहीं कर रहे। तो जो भी हम लोग के पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सिर्फ उन्हीं को हम लोग लिख रहे हैं। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो, अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी जाए और स्टेबल ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम उसको कभी लैब में मेजोरिटी ऑफ द टाइम रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन को या फिर उस पूरे कंडीशंस को। सो इट बिकम्स यूजलेस। ठीक है, और बस ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाए तो उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो फिर हम लोग से सिर्फ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो इन 3 रूल्स को ध्यान में रखना। रूल नंबर 1, 2, 3। ठीक है, अब इसके बाद तुम लोग को इस लास्ट क्लास में फिर ये भी बताया था कि कुछ एक चीज होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, अब मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जिन केमिकल कंपोजिशन को या केमिकल फॉर्मूले को तुम लोग दो ऑक्साइड के फॉर्मूले के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसको मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। पी ब्लॉक में भी हम लोग कुछ मिक्स ऑक्साइड देखे हैं, एस ब्लॉक में भी कुछ मिक्स ऑक्साइड देखे हैं, और वैसे डी ब्लॉक में भी हम लोग कुछ मिक्स ऑक्साइड देख रहे हैं। तो पर्टिकुलरली 3D सीरीज में हम लोग के पास सिर्फ 3 मिक्स्ड ऑक्साइड आते हैं, Mn3O4, Fe3O4 और CO3O4। ठीक है, इसको हम लोग MnO और Mn2O3 के एग्जैक्ट एडिशन सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो MnO प्लस Mn2O3 तुम लोग खुद ही गिन के देखो तो ये Mn3O4 बन रहा है। ठीक है, तो एक बहुत टाइम तक ऐसा चलता था, मतलब एक इस टाइप का हाइपोथेसिस था कि Mn3O4 जो है ये MnO और Mn2O3 के मिलावट से बना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के पास अगर Mn3O4 का पत्थर है, ठीक है, तो उसका जो कंपोजिशन है वो MnO और Mn2O3 से होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग के पास सपोज 100 ग्राम MnO है और 200 ग्राम Mn2O3 और उसको हम लोग मिला के
उसको किस तरीके से सॉलिडिफाई करके एक पत्थर बना दे, एक रॉक बना दे, ठीक है। तो वो जो रॉक बनता है वो हम लोग बोलते हैं कि ये Mn3O4 का रॉक बना है, ठीक है। इसी तरीके से Fe3O4 और इसी तरीके से CO3O4, ठीक है, ये दोनों भी चलता है। तुम लोग देखोगे कि ये इसका एग्जैक्ट समेशन है, मतलब व्हाट टू से, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले का सम है, ठीक है। एंड CO3O4, ये। इसके बाद हम लोग फिर हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि Mn2O7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो तुम लोग को ये निकालने के लिए दिए थे और बताया था अगर जे मेंस में तुम लोग से इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3 मारना, जे एडवांस में पूछे तो D3s मार सकते हो, ठीक है। और इसके बाद तुम लोग को कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या है, एग्जांपल्स क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो ये कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ऑल तो जो लोग को लग रहा है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट पहली बार सुन रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम लोग में से कोई भी इंसान डिहाइड्रेटिंग एजेंट पहली बार नहीं सुन रहा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि तुम लोग को ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है और कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो भी हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा। मतलब इसको हम लोगों ने काफी रुक रुक के देखा, रुक रुक के इन द सेंस कि काफी टाइम दे के देखा, क्योंकि आई नो कि बहुत लोग हैं यहाँ पे जिसका ये एक्चुअली में लेक्चर 1 ही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बट यही है, ठीक है। तो आई होप कि अब हम लोग सब लोग साथ में लेक्चर 2 की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर 2। यहाँ तक में अगर कोई कुछ बातें करना चाहता है तो कर सकता है। कोई भी। सर डीएड ब्लॉक में कितने लेक्चर्स हैं? देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो 3 लेक्चर होता है कायदे से, ठीक है। तो तुम लोग का लेक्चर 1 हो गया है, ये 2 है, और उसके बाद एक 3 होगा। 3 के लिए हम लेकिन तुम लोगों को रिकॉर्डिंग ही भेजना प्रेफर करेंगे, क्योंकि तुम लोग हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, कि मेंस बहुत नजदीक है। और मतलब अगर अ, इस टाइम पे कोई नया चैप्टर जनरली पिकअप करना नहीं चाहिए। और आई होप कि तुम लोग का तैयारी काफी अच्छा चल रहा होगा। क्यों भाई मछली, तैयारी सही चल रहा है ना? हाँ हाँ सर। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम, मतलब तैयारी ऐसा चलाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम खुश कर दो। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ मतलब सर। फर्स्ट सेशन, है ना? हाँ सर। बाकी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सब अच्छे से कर रहे हो ना? कोशिश जारी है। अच्छा, सही है, अच्छी बात है।
मतलब हम तुम लोग के लिए बस वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीजन लगता है वो रिकॉर्डिंग कोई तो इंसान है जो डिलीट कर दिया। Sorry, you cannot access this document. Please contact the person who shared it with you.